हमारा मेन कैरेक्टर रात के वक्त शहर में चल रहा होता है और उसे अपने डैड की एक सलाह याद आ रही होती है। वो चेतावनी बिल्कुल साफ और सीधी थी, कभी भी किसी से उधार मत लेना, क्योंकि जिस पल तुम किसी के कर्जदार बनते हो सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिरने जैसा है जिसका कोई अंत नहीं है और वहां से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता। इसी के साथ हमें एक कमरा दिखाया जाता है जो उन लोगों से भरा होता है जो वहां जुआ खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा शिकायत कर रहा होता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अचानक उस जगह के दरवाजे पर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है और आते ही बॉस हो को आवाज लगाता है। वो सूट वाला बंदा पूछता है कि क्या बॉस आसपास है, क्योंकि उसे उनके साथ कुछ बिजनेस की बात करनी है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो वहां कर्जा लेने आया है और उसे अपने डैड के वो शब्द याद आ रहे होते हैं। ये सुन के वहां के लोकल गुंडों को उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं आता और वो उसे साइको बोलते हैं। हालांकि बॉस हियो अपने चमचे को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और कहता है कि उनके मेहमान के साथ बदतमीजी मत करो, इसलिए वो उस कलेक्टर से माफी मांगता है और कहता है कि उसके लड़कों को तमीज नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को इग्नोर कर देता है और बस पूछता है कि क्या पेमेंट का पैसा तैयार है। वो उस उधार का हिसाब लगाना शुरू करता है जो 3 महीने के लिए 3% ब्याज के साथ 100 मिलियन था। टोटल 109 मिलियन बनता है और हियो जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है पूछता है कि क्या कैलकुलेशन सही है। हमारा मेन कैरेक्टर अमाउंट को सही करता है क्योंकि जुड़े हुए ब्याज के साथ कर्जा 109 मिलियन से ज्यादा है। हियो चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और किम सांघन से बिल में से 270,000 रुपए कम करने को कहता है। बॉस के गुंडे समझौता करने की कोशिश पर हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं। किम सांघन मना कर देता है और कहता है कि उसे बिल्कुल सही होना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से छोटी रकम भी पैसा ही होती है। उस पल से हियो का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो कहता है कि उसे फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही वो कलेक्टर पर झपट्टा मारता है और अपनी पूरी ताकत से अपना हथियार घुमाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर पर कुल्हाड़ी से नीचे की तरफ वार करने की कोशिश करता है। हमला सीधा कलेक्टर के सर पर जाता है, लेकिन वो आसानी से साइड में हटकर बच जाता है। हियो इस बचाव से दंग रह जाता है और वो नौजवान काउंटर अटैक करने का मौका लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और बॉस के चेहरे पर एक मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। वो कोट वाला बंदा उस मुक्के की ताकत से पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और अपना बैलेंस पूरी तरह खो देता है। बाकी गैंग के मेंबर्स ये नजारा देखकर सदमे में होते हैं और कलेक्टर को गालियां देना शुरू कर देते हैं। पलक झपकते ही किम संघन पहले से ही गिरे हुए बॉस की छाती पर पैर रख रहा होता है और उसकी कुल्हाड़ी छीन रहा होता है। वो फिर कहता है कि उसने पैसा सिर्फ इसलिए उधार दिया था क्योंकि उसे यकीन था कि वो इसे वापस ले सकता है। गुंडे उस हथियारबंद कलेक्टर से डर जाते हैं और एक बंदा दूसरों को पीछे रहने के लिए कहता है। जमीन पर लेटे हुए हियो अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि वो कांपना बंद करें, क्योंकि वो बिना पैसे चुकाए बस ऐसे ही नहीं मर सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा मेन कैरेक्टर एक मैसेज देने के लिए उस कर्जदार के हाथ पर कुल्हाड़ी मार देता है। एक ठंडी नजर के साथ किम सांघन उस आदमी के करीब जाता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद वो हथियार उठाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी जिंदगी वहां खत्म नहीं करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और एक कमर्शियल बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है जहां लोन शार्क का ऑफिस है। अंदर एक एम्प्लॉय दूसरे से पूछता है कि क्या बॉस ने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। तभी किम संघन पैसों से भरे 2 ब्रीफकेस लेकर अंदर आता है और ऐलान करता है कि उसने 4 केसेस बंद कर दिए हैं। उसका साथी इंप्रेस हो जाता है और उसकी तुलना जंग से लौट रहे एक महान जनरल से करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे 20% तिजोरी में रखने और बाकी बैंक में जमा करने को कहता है। वो ट्रैकसूट वाला बंदा खुशी से झूम उठता है और कहता है कि 5 सालों में उसने कभी भी 100% कलेक्शन रेट नहीं देखा है। बाकी एम्प्लॉइज कलेक्टर की चापलूसी करने लगते हैं और उसे लोन का भगवान कहते हैं। किम संघन अपनी जैकेट उतार देता है जिससे उसकी पीठ दिखाई देती है जो निशानों से भरी होती है और एक शर्ट मांगता है। उनमें से एक बंदा उसे एक साफ शर्ट पकड़ाता है और बताता है कि दूसरी वाली पर खून अभी भी ताजा है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर पूछता है कि क्या ये वक्त नहीं है कि रुकी कुछ असली काम करना शुरू करें। इसके साथ वो नीले ट्रैक सूट वाला साथी उसे भरोसा दिलाता है कि वो पहले से ही उसके लिए एक आसान केस प्लान कर रहा था। इसके साथ वो ट्रैक सूट वाला साथी एक फोल्डर खोलता है और रुकी के पहले मिशन का ऐलान करता है। वो समझाता है कि टारगेट एक यंग टीचर है जिस पर 10 मिलियन का कर्जा है। हमारा मेन कैरेक्टर बस खामोशी से उस सिचुएशन को घूरता है और सोच में डूबा हुआ दिखता है। कर्जदार की फाइल एक यंग औरत की फोटो दिखाती है जो दिखने में बहुत शांत लगती है, जबकि रुकी उस काम को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। किम सांघन मुड़ता है और जाने लगता है। वो ट्रैकसूट वाला बंदा इसे अजीब मानता है और पूछता है कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि उसने पहले ही लंच ऑर्डर कर दिया था। किम सांघन उन्हें बिना खाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अभी भी एक आखिरी जगह जाना है। बॉस को जाते हुए देखकर एम्प्लॉय कमेंट करता है कि वो एक काम करने वाली मशीन जैसा लगता है। वो जोर देता है कि उन 3 सालों में जो वो उसे जानता है उस बंदे को सिर्फ नंबर्स की परवाह है। ये कहने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट गंभीर चेहरे के साथ बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरता है। सीन बदलता है और एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखता है जो इंश्योरेंस के कुछ पैसे पकड़े हुए होता है। अपने घुटनों पर वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि ये उसकी स्वर्गवासी पत्नी की जिंदगी की कीमत थी। कर्जदार रहम की भीख मांगता है, लेकिन कलेक्टर बस बेरहमी से अपनी टाई ठीक करता है। किम सांघन मन में सोचता है कि वो वहां सिर्फ वो लेने गया था जो उसका उधार था, लेकिन उसे याद आता है कि लोग हमेशा अंत में उससे खुद को बचाने की भीख मांगने लगते हैं। सोच के एक पल में वो खुद को सफेद बैकग्राउंड के सामने पैसों के ब्रीफकेस पकड़े हुए देखता है। सीन एक खूनी नजारे में बदल जाता है जहां वो बैग उसके शिकारों के सर जैसे लगते हैं। वापस हकीकत में वो उस आदमी को बताता है कि अभी भी 28 मिलियन बचे हैं और वो अगले हफ्ते वापस आएगा। कर्जदार जमीन पर गिर जाता है, उसे कोसने लगता है और चिल्लाता है कि वो नर्क में सड़ेगा। नफरत भरी नजर से वो आदमी दोहराता है कि कलेक्टर अपने किए हर काम के लिए जलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बस खामोशी से सुनता है और बेरहमी से जवाब देता है कि वो ये पहले से जानता है। फिर भी वो मुड़ता है और कहता है कि अगर वो नर्क में भी गिर गया तब भी वो कर्जा वसूल करेगा।
उस जगह से निकलने के बाद सीन एक विंडो पर फोकस करता है जिस पर कोरियन लिखा होता है। अब घर पर किम सांगहन सोफे पर गिर जाता है और अपने मुश्किल पास्ट को याद करने लगता है। एक याद उभर कर आती है जो दिखाती है कि उसके डैड ने अपने कर्ज की वजह से अपनी जान ले ली थी। अपने डैड की जो छवि उसके पास है वो एक ऐसे आदमी की है जिसने अपने दिन जमीन पर भीख मांगते हुए बिताए थे। उस यंग प्रोटैगनिस्ट ने ये सब दूर से देखा था और उस पूरे सीन को पैथेटिक पाया था। उस पल से उस लड़के के अंदर कुछ बदल गया जो सब कुछ देख रहा था। जल्द ही कर्ज वसूलने वालों ने अपना ध्यान उस पर लगाया और उसे अपना नया शिकार बनाया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे ये भी नहीं पता था कि वो विरासत को ठुकरा सकता है और अंत में उनके आगे झुक गया। ये एहसास होने पर कि उसकी भी अपने डैड जैसी पैथेटिक जिंदगी होगी, उसने एक सख्त फैसला लिया। नौजवान लोन शार्क से कहता है कि वो कर्जा नहीं चुका सकता, लेकिन उसके पास एक और प्रस्ताव है। बॉस हैरान होता है और उस बच्चे को वो बात दोहराने के लिए कहता है जो उसने अभी कही थी। एक दृढ़ नजर के साथ किम संघन बदले में उनके लिए कर्ज वसूलने का ऑफर देता है। वापस प्रेजेंट में हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिस में नए कर्जदार की फाइल को एनालाइज करता है। उसकी नजर पूरी एकाग्रता के साथ डॉक्यूमेंट की डिटेल्स पर टिक जाती है। फाइल यंग टीचर की पहचान दिखाती है जो उसका अगला टारगेट होगी। बाद में ऑफिस पहुंचने पर उसका एक साथी एक्साइटेड होकर उसे ग्रीट करता है। वो नीले ट्रैक सूट वाला बंदा रुकी को वहां खड़े होकर कुछ न करते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो तुरंत रुकी को डांटना शुरू करता है कि वो कलेक्शन क्यों नहीं गया। रुकी अपना बचाव करता है और कहता है कि कोई और उसकी जगह चला गया और केस ले लिया। सीन फिर दिन के वक्त एक बड़े स्कूल के सामने शिफ्ट होता है। अंदर हम किम संघन को हॉल में टीचर की तरफ चलते हुए देखते हैं। वो उसे बताता है कि उसका कर्जा 10 मिलियन है, साथ में 3 मिलियन का ब्याज है। हमारा मेन कैरेक्टर करीब आता है और सीधे कहता है कि उसे ये सब अभी चुकाना होगा। यंग औरत का सामना करते हुए उसे अपने डैड की सलाह याद आती है कि कभी भी कर्ज में मत पड़ना। डेस्क पर हम टीचर की आईडी देखते हैं जो दिखाती है कि उसका नाम किम यान है। इसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर खुलासा करता है कि यही एकमात्र सबक था जो उनके डैड उनके लिए छोड़ गए थे। टीचर सदमे में होती है और उसे भाई कहती है, जिससे दोनों के बीच के रिश्ते की पुष्टि होती है। हताश होकर वो औरत अपने ही भाई की जैकेट की आस्तीन को कसकर पकड़ लेती है। इसके तुरंत बाद वो आंखों में आंसू लिए उससे खुद को बचाने के लिए भीख मांगना शुरू कर देती है। किम संघन बस उसे ठंडी नजर से घूरता है और कोई इमोशन नहीं दिखाता। अचानक एक स्टूडेंट आता है और टीचर को ग्रीट करता है और उस तनाव भरे मोमेंट को रोक देता है। स्टूडेंट कहता है कि उसने सबका होमवर्क कलेक्ट कर लिया है और पूछता है कि क्या वो उसे उसकी डेस्क पर रख सकता है। फिर वो जिज्ञासु लड़का पूछता है कि वो आदमी कौन है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी आसपास नहीं देखा है। किम संघन जल्दी से एक कहानी बनाता है कि वो दूसरे स्कूल से आया एक एक्सचेंज टीचर है। स्टूडेंट जवाब पर थोड़ा शक करता है, लेकिन अंत में सफाई को मान लेता है। वो नौजवान उनकी बातचीत में दखल देने के लिए माफी मांगता है और दोनों टीचर्स को गुड बाय कहता है। जैसे ही स्टूडेंट जाता है, दोनों भाई बहन के बीच का भारी माहौल तुरंत वापस आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर उसे 13 मिलियन के साथ गेट पर मिलने के लिए कहता है। वो जाने के लिए मुड़ता है और उसे चेतावनी देता है कि भागने के बारे में सोचना भी मत। जबकि वो उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है, टीचर बस वहां हताश चेहरे के साथ खड़ी रहती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे। अपना सिर झुकाकर वो यंग औरत अपने दुख भरे नसीब को बिना किसी रास्ते के मानती हुई दिखती है। जैसे ही शाम होती है, हम स्कूल का गेट देखते हैं जब वो बस अपने भाई का नाम फुसफुसाती है। बाहर किम सांघन फुटपाथ पर सिगरेट पीते हुए सब्र के साथ इंतजार करता है। उस पल उसे अपनी छोटी बहन के साथ हुई एक पुरानी लड़ाई याद आती है। फ्लैशबैक, एंग्री। उसने लोन शार्क बनने के लिए उससे सवाल किया था, खासकर तब जब उनके डैड इसकी वजह से चले गए थे। वो लड़की बुरी तरह चिल्लाई थी और उस रास्ते को चुनने के लिए अपने भाई को पागल कहा था। इस वजह से उसने उसे दूर रहने के लिए कहा था और कहा था कि उसे भाई के रूप में उसके जैसे कचरे की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्टिव सोच में डूबे हुए वो गौर करता है कि उसे उसकी जिंदगी से गायब हुए 10 साल हो चुके हैं। इसके साथ वो उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उससे भीख मांगी थी, जिसमें उसके अपने डैड भी शामिल थे। और अब उसकी अपनी बहन उसी पैथेटिक हालत में गिर चुकी है और बचाए जाने की मांग कर रही है। किम संघन आसमान की तरफ सोचते हुए देखते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ता है। अपने फोन को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसकी बहन को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है और जो वो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है। क्यूरियस स्क्रीन पर देखकर वो देखता है कि ये उसकी बहन किम यान का मैसेज है। सार्कास्टिक। कलेक्टर सोचता है कि इस बार पैसे ना देने का उसका क्या बहाना होगा। शॉक। लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है, उस नौजवान का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और उसका हाथ कांपने लगता है। पैनिक। हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में होता है और एक पल के लिए जम जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो बस वहां खड़ा होकर शून्य में घूरता रहता है, अपनी बहन के शब्दों को प्रोसेस करता है। एक पल बाद वो गुस्से और निराशा में अपना फोन जमीन पर गिरा देता है। एक्शन। बिना दूसरा विचार किए वो पूरी रफ्तार से वापस स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वॉइस ओवर, सैड। उसका मैसेज ये कहते हुए शुरू होता है कि उसे उस दिन उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो आगे कहती है कि जब उसने उसे हॉलवे में देखा तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है। वो यंग औरत इतनी बेशर्म होने और उसका हाथ पकड़ने के लिए माफी मांगती है। उस पल कुछ स्टूडेंट्स ऊपर देखते हैं और टीचर को छत के किनारे पर देखते हैं। मैसेज में वो कबूल करती है कि वो कमजोर थी क्योंकि वो कूदने वाली थी। टीचर कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि लोन शार्क्स दुनिया में सबसे डरावनी चीज होते हैं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी क्योंकि उनसे भी कहीं ज्यादा बुरे शैतान होते हैं। वो खुलासा करती है कि मॉन्स्टर्स ने उसे उन लोगों से लोन लेने पर मजबूर किया जिनसे वो सबसे ज्यादा डरती थी। वो यंग औरत इतनी बेवकूफ होने पर अफसोस करती है क्योंकि टीचर बनने का उसका सपना वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अपने मैसेज में टीचर क्लासरूम को एक जीता जागता नरक बताती है। इस वजह से उसने अपनी आत्मा के पूरी तरह कुचले जाने से पहले खुद को आजाद करने का फैसला किया। वो फिर उसे कचरा कहने और कर्जा ना चुकाने के लिए माफी मांगती है। हमारा मेन कैरेक्टर बुरी तरह भागता है जब उसे उसके अलविदा कहने वाले शब्द याद आते हैं। मैसेज इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हुए खत्म होता है कि उसने उसकी चिंता की।
और फिर वो कूद जाती है। कलेक्टर सड़क पर दौड़ता है ताकि वो उस बड़ी ट्रेजेडी को रोकने के लिए समय पर पहुंच सके। उस पल उसे याद आता है जब उसे एहसास हुआ था कि उसकी भी अपने डैड जैसी पैथेटिक जिंदगी होगी। अपनी बहन को गिरते हुए देखकर उसे वो फैसला याद आता है जो उसने बदलने के लिए लिया था, उसकी अपनी किस्मत चुनने की। वो फैसला था वसूली करने वाला बनने का, ना कि वो जिससे वसूली की जा रही हो। एक फ्लैशबैक एक नौजवान को दिखाता है जो अपने डैड को पूरी नफरत भरी नजर से देख रहा होता है। एक दूसरी याद में उसकी छोटी बहन रोती है और पूछती है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। सीन एक यंग किम सांग एन को दिखाता है जो अपनी बहन को सब कुछ से बचाने के लिए गले लगा रहा होता है। उसने उसे अपने भले के लिए अपने डैड के साथ उस भयानक सीन को ना देखने के लिए कहा। एक फ्लैशबैक में लोन शार्क बॉस उसे दिलचस्प पाता है और पूछता है कि वो इतना आगे क्यों जा रहा है। आंसुओं भरी आंखों के साथ वो नौजवान जवाब देता है कि अगर वो कर्जा नहीं चुकाता तो उसकी बहन भी उसी खाई में गिर जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसकी छोटी बहन का भी वही दुख भरा अंजाम होगा जो उनके डैड का हुआ था। वापस प्रेजेंट में किम सांग एन 13 मिलियन अपनी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसके साथ फोन स्क्रीन किम ई एन को पैसे ट्रांसफर होने की पुष्टि करती है। सीन फिर उस स्कूल में वापस आता है जहां उसकी छोटी बहन के साथ वो हादसा हुआ था। हॉलवे में चलते हुए उसे वो रात याद आती है जब उसके डैड ने उसे कुछ सलाह दी थी। वहां से वो क्लासरूम 3-2 के दरवाजे पर पहुंचता है और उसके सामने रुक जाता है। याद आगे बढ़ती है जिसमें उसके डैड उसे कभी भी कर्जे में ना पड़ने की चेतावनी दे रहे होते हैं। कमरे के अंदर स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं जबकि उसके डैड का सबक उसके दिमाग में गूंज रहा होता है। उसे याद आता है कि कर्जा तुम्हें एक ऐसे गहरे गड्ढे में ढकेल देता है जहां से तुम बच नहीं सकते। एक पल के लिए क्लासरूम के दरवाजे की खिड़की में एक काली परछाई दिखाई देती है और इस तरह हमारा मेन कैरेक्टर कमरे में दाखिल होता है और स्टूडेंट्स उसे जिज्ञासा से घूरते हैं। उन सभी नौजवानों के सामने वो कुछ खास ढूंढता हुआ लगता है। वो खुद को बेवकूफ महसूस करता है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। जैसे ही उसकी बहन के गिरने की छवि दिमाग में आती है उसे एहसास होता है कि उस क्लासरूम के अंदर एक असली जीता जागता नरक था। हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लास की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन सब से मिलकर खुशी हुई। इसके तुरंत बाद वो ऐलान करता है कि उस दिन से आगे वो उनका नया टीचर होगा। वो कहता है कि उसके ठीक सामने बैठे अपराधियों पर उसका एक बहुत बड़ा कर्जा है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो भूरे बालों वाला स्टूडेंट बस नए टीचर को घूरता रहता है। किम सांग एन अपना परिचय एक डेट कलेक्टर के रूप में देता है और कहता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। सीन कांग्रेसमैन पाक मांचुल पर शिफ्ट होता है जो एक मीटिंग में 10 बिलियन की बात कर रहा है। वो एक दूसरे आदमी के साथ है और पूछता है कि वो उसे इतनी शानदार जगह क्यों लाए हैं। प्रेसिडेंट वोंग बयांग ह्यून कहता है कि अगर पैसों की बात ना होती तो वो वहां नहीं होता। कांग्रेसमैन घबरा जाता है लेकिन एक गुंडा दरवाजे पर दस्तक देता है और दखल देने की इजाजत मांगता है। प्रेसिडेंट वोंग आदमी को अंदर आने देता है जो हाय एक्सक्यूज मी के साथ कमरे में आता है। इसके साथ गुंडा अपने बॉस के पास जाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाना शुरू करता है। प्रेसिडेंट का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। वो माफी मांगते हुए खड़ा होता है और मीटिंग रीस्केड्यूल करने के लिए कहता है। दूसरे आदमी को कंफ्यूज छोड़ देता है। पॉलिटिशियन ध्यान दिलाता है कि खाना आ गया है लेकिन प्रेसिडेंट उसे भूल जाने के लिए कहता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। प्रेसिडेंट वोंग जल्दी में निकलता है ये कहते हुए कि कुछ अनपेक्षित आ गया है और उसे जाना होगा। सीन किम ई एन के वेग पर कट होता है जहां फूलों की एक अलतार पर उसकी फोटो होती है। वहां हम प्रेसिडेंट वोंग को घुटने टेके हुए और श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं जबकि हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। गंभीर चेहरे के साथ किम सांग एन बॉस को फ्यूनरल में आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वोंग उसे शुक्रिया न कहने के लिए बोलता है और पूछता है कि क्या वो ठीक से खा भी रहा है। अब एक रेस्टोरेंट में बॉस हालात पर अफसोस करता है, कहता है दुनिया नरक बन गई है। वो कमेंट करता है कि उसे लगा था नौजवान ने अपनी बहन से रिश्ते तोड़ लिए थे लेकिन खून पानी से गाढ़ा होता है। वहां से वोंग उन लड़कों के बारे में पूछता है जिन्होंने उस यंग औरत को परेशान किया था और क्या पुलिस जांच कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बस एक पल के लिए चुप रहता है नीचे देखते हुए। जल्द ही वो खुलासा करता है कि वो उन सबको खुद ढूंढने और निपटने का प्लान बना रहा है। प्रेसिडेंट उन शब्दों के पीछे के इरादे को समझता हुआ लगता है। एक नौजवान की छवि जिसमें शुद्ध गुस्सा दिखाई देता है एक छोटे पल के लिए चमकती है। इसके साथ बॉस कहता है कि अब उन लड़कों पर कलेक्टर का एक बहुत बड़ा कर्जा है। किम सांग एन फिर अपने बॉस से उसे टीचर बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करने को कहता है। प्रेसिडेंट इस मांग से दंग रह जाता है और पूछता है कि वो क्या करने की सोच रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये उसकी बहन का कर्जा वसूलने का सबसे कारगर तरीका है। प्रेसिडेंट हंसने लगता है और कहता है कि उसने उसे एक सच्चा लोन शार्क बनने के लिए पाला था। इसके साथ वो मदद करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि किसी को स्कूल में रखवाना एक आसान काम है। किम सांग एन उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन बॉस उसे काट देता है और कुछ ना भूलने के लिए कहता है। गंभीर चेहरे के साथ प्रेसिडेंट उसे चेतावनी देता है कि ये एहसान भी एक कर्जा है जो चुकाना होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना हिचकिचाहट की शर्त मान लेता है और नए कर्जे के लिए राजी हो जाता है। वापस स्कूल में कलेक्टर क्लास 3-2 को अपना परिचय देता है। वो ऐलान करता है कि वो उनका इंचार्ज होगा लेकिन मन में सोचता है कि उसे अभी तक नहीं पता कि टारगेट्स कौन है। क्लासरूम का रिफ्लेक्शन उसके चश्मे में दिखाई देता है जब वो ट्रेजेडी के जिम्मेदारों को ढूंढता है। वो उन सबको ध्यान से ऑब्जर्व करता है ताकि पता लगा सके कि किसने उसकी बहन को ऐसा करने पर मजबूर किया। एक फीमेल स्टूडेंट तुरंत उसकी तारीफ करती है, कहती है नई टीचर बहुत हैंडसम है। एक दूसरा स्टूडेंट उसके शरीर पर कमेंट करता है और पूछता है कि क्या वो इतना ताकतवर बनने के लिए वर्कआउट करता है। भूरे बालों वाला स्टूडेंट जिसे उसने पहले देखा था उसे ग्रीट करता है। उसे टीचर किम सांग एन कहता है। किम सांग एन परिचय को छोटा करता है और सबको चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो ऐलान करता है कि वो सवालों के जवाब नहीं देंगे और उन्हें पहले लेसन के लिए तैयार होने को कहता है। स्टूडेंट्स टीचर के एटीट्यूड के बारे में शिकायत करते हैं। एक कहता है कि एक एआई में भी ज्यादा सोशल स्किल्स होती हैं। लेकिन कमरे से निकलने से पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक दरवाजे पर रुक जाता है। वहां से वो क्लास की तरफ वापस मुड़ता है जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ हो।
गंभीर चेहरे के साथ कलेक्टर सभी स्टूडेंट से एक सीधा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या वहां किसी को पता है कि टीचर किम ई एन ने अपनी जान क्यों ली। सबकी खामोशी का सामना करते हुए वो नौजवान समझ जाता है कि ये ना है और इंतजार करना छोड़ देता है। और इस तरह वो आखिरकार क्लासरूम से निकल जाता है और स्कूल हॉलवे में आगे बढ़ता है। भूरे बालों वाला स्टूडेंट दिलचस्प हो जाता है और सोचता है कि नए टीचर ने ऐसा क्यों किया। उस पल उसे उस आदमी के साथ अपनी पिछली मुलाकात और वो झूठ याद आता है। नामों किम ई एन और किम सैंग एन के बीच डॉट्स कनेक्ट करते हुए वो नौजवान एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है। सीन टीचर्स लाउंज में कट होता है जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने साथियों के साथ बात कर रहा होता है। दूसरे टीचर्स कहते हैं कि वो खुशकिस्मत है क्योंकि क्लास 3-2 के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि उनमें से एक खुलासा करता है कि क्लास केओस में है और 6 स्टूडेंट्स मेडिकल लीव पर है। बाहर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कोई जो सबके साथ मिलजुल कर रहता था वो ऐसा क्यों करेगा। स्टूडेंट्स को सॉकर खेलते हुए देखकर वो पूरी सिचुएशन को बहुत संदिग्ध पाता है। स्कूल के सामने हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो क्लास 3-2 में एक भी कमी नहीं ढूंढ पा रहा है। क्लास 3-2 एक मॉडल क्लास के रूप में जानी जाती है और उसकी बहन के साथ अच्छे रिश्ते थे। इस वजह से उसने किम ई एन के क्लास जर्नल्स में एजुकेशनल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन फिर भी उस नौजवान को डॉक्यूमेंट्स में बुलिंग का कोई बड़ा निशान नहीं मिला। उसे अपनी बहन की मदद मांगना याद आता है और सोचता है कि आखिर वो शैतान कौन थे। कोर्टयार्ड के पार चलते हुए वो सवाल करता है कि वो क्रूर शैतान कौन हो सकते हैं जिनका उसने अपने मैसेज में जिक्र किया। अचानक एक गुस्सैल आवाज का चिल्लाना वहां से गुजर रहे कलेक्टर का ध्यान खींचता है। वो मुड़ता है और कुछ स्टूडेंट्स को एक कोने में देखता है और हमलावर को वो बात दोहराने के लिए कहता है जो उसने अभी कही थी। छुपकर वो सीन को ऑब्जर्व करता है और एक नौजवान को बैक सो यॉन नाम की लड़की को गालियां देते हुए सुनता है। जाहिर है उस यंग औरत ने पैसे उधार लिए थे और वो लड़के वहां कर्जा वसूलने आए हैं। लड़की ने 1 हफ्ते में चुकाने का वादा किया था, लेकिन 2 महीने हो गए हैं और उसने अभी तक नहीं चुकाया है। वहां से उसे उसी लड़की को अपनी बहन के वेग पर देखना याद आता है। इसके तुरंत बाद सीन स्टूडेंट को रात में सीढ़ियां चढ़ते हुए बुरी तरह भागते हुए दिखाता है। वो उसी हैट वाले आदमी से टकरा जाती है जो टीचर के फ्यूनरल पर था। ये सब देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पजल के टुकड़े जोड़ना शुरू करता है। एक फ्लैशबैक में वही लड़की फ्यूनरल में बुरी तरह भागती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास से गुजरती है। कलेक्टर खामोशी से सीन को ऑब्जर्व करता है और उसका अपनी बहन के साथ कनेक्शन समझना शुरू करता है। वो यंग स्टूडेंट टीचर इयान के खोने से पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। वापस प्रेजेंट में बुलीज लड़की का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लीडर कहता है कि उसे बस अपना पैसा वापस चाहिए। इसके तुरंत बाद हमलावर करीब आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो लड़की के लिए कर्जा चुका देगा। वो फिर पूछता है कि क्या रकम 5 लाख थी और लड़का सम कंफर्म करता है, लेकिन बिना चेतावनी के वो स्टूडेंट उस यंग औरत के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है, उसे साइड में उड़ा देता है। एक क्रूर मुस्कुराहट के साथ वो शिकायत करता है कि वो छोटी सी रकम पर तमाशा कर रही है। घुटनों पर लड़की पैसे के लिए भीख मांगती है और आधा वापस मांगती है, लेकिन वो उसे लोन शार्क कहता है। हमलावर कहता है कि वो बेवकूफ थी कि उसने पैसे उधार दिए अगर वो बाद में उसे परेशान करने वाली थी। उस नौजवान का एक्सप्रेशन अपनी क्लासमेट की जिद के लिए शुद्ध नफरत दिखाता है। लड़की जमीन पर रहती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे और पूरी सिचुएशन से हारी हुई लगती है। इसके साथ सूट वाला लड़का मुस्कुराहट के साथ करीब आता है और पूछता है कि क्या उसे कैश की जरूरत है। एक चोट खाए चेहरे के साथ वो यंग औरत स्टूडेंट को कंफर्म करती है कि उसे सच में पैसे की जरूरत है, और इस तरह बुली उसके सामने नीचे झुकता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव है। बुली उसे अपने और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए इनवाइट करता है, एक बहुत ही संदिग्ध तरीके से। चोट खाए चेहरे के साथ वो यंग औरत ऑफर ठुकरा देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो कर्जा चुका देगी। पार्क देजन पीछे हटता है और उसे तैयार होने के लिए कहता है, जबकि उसका दोस्त सिचुएशन का मजाक उड़ाता है। सीन एक रेस्टोरेंट में बदलता है जहां एक आदमी चिल्ला रहा है कि किराया 2 महीने लेट है। लड़की की मां कुछ और दिनों की भीख मांगती है क्योंकि उनके पास अभी कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर औरत खुलासा करती है कि कैश रजिस्टर से पैसे बस गायब हो गए हैं। स्टूडेंट एक गिल्टी लुक के साथ निराश हो जाती है और सोचती है कि वो क्या करने वाली है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पार्क देजन ने लड़की से 5 लाख रुपए मांगे थे। उस वक्त उस यंग औरत ने हमलावर को समझाया था कि उसके पास वो रकम नहीं थी। बुली उसकी मां की दुकान की तरफ इशारा करता है और सुझाव देता है कि वो वहां से पैसे ले सकती है। एक शैतान भरी नजर के साथ वो उस पर दबाव डालता है और कहता है कि उसे उसका एक एहसान करना होगा। वापस प्रेजेंट में मां खुद को दोष देती है और बेटी इसे करने के लिए बुरा महसूस करती है। स्टूडेंट सच बताने के बारे में सोचती है, लेकिन जानती है कि इससे समस्या हल नहीं होगी। अचानक लड़की का फोन वाइब्रेट करता है और उसे एक अनपेक्षित नोटिफिकेशन मिलता है। पार्क देजन ने एक मैसेज भेजा जिसमें कहा गया कि उसने पैसे निकाल लिए हैं और उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है। फोन हाथ में लिए वो यंग औरत उस मैसेज पर लाजवाब हो जाती है जो उसे अभी मिला। सीन रात में एक कैरियोके बार के सामने कट होता है जहां मीटिंग सेट की गई थी। रूम 3 के दरवाजे के सामने बैक सोयन दस्तक देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाती है। पार्क देजन दरवाजा खोलता है और उसे वहां देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे अंदर खींच लेता है। उसके दोस्त सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं, जबकि बुली वादा करता है कि वो मजे करेगी। वो यंग औरत चेतावनी देती है कि वो वहां उनके साथ घूमने नहीं आई है और बस अपना पैसा वापस चाहती है। हमलावर उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और अपना हाथ उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही अजीब तरीके से रखता है। एक शैतान भरी नजर के साथ वो कहता है कि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वहां क्या होने वाला था। वो इशारा करता है कि उसे कैश वापस पाने के लिए कुछ करना होगा। उस पल से वो यंग औरत घबरा जाती है जब वो लड़के को कुछ कपड़े उतारते हुए देखती है।
वो उसे रुकने के लिए भीख मांगती है, लेकिन दूसरे लड़के बस इस सीन को दुष्टता से देखते हैं। बुली उसके विरोध का मजाक उड़ाता है और हार्ड टू गेट खेलने के लिए उसे टिजुंडरे कहता है। रोते हुए वो दोहराती है कि वो वहां सिर्फ अपना पैसा वापस लेने आई थी। लापरवाह वो उसकी मिन्नतों को इग्नोर करता है और उनसे पानी की बोतल लाने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद वो उस पर पानी डालने के लिए तैयार होता है, जबकि उसके दोस्त हंसते हैं। बुली का एक दोस्त कहता है कि अगर वो पैसा चाहती है तो उसे एक शो करना होगा। इस पर वो लड़की को पकड़ता है और उसे हिलने ना देने के लिए कहता है ताकि वो उसका शरीर गीला कर सके। दूसरा लड़का पानी फेंकने के लिए तैयार होता है और चिल्लाता है कि वो फिल्म करने वाले हैं। वो लेजेंडरी वीडियो। हताश होकर स्टूडेंट अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस अपने पुराने टीचर का नाम सोचती है। अचानक कुछ होता है और उस यंग औरत का एक्सप्रेशन पल भर में पूरी तरह बदल जाता है। वो दोनों हमला करने वाले भी जमे रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि कमरे में क्या हो रहा है। इसके साथ पाक देजिन उस जगह के दरवाजे की तरफ बहुत गंभीर चेहरे के साथ देखता है। एंट्रेंस पर एक परछाई दिखाई देती है और एक रहस्यमयी आवाज पूछती है कि वो लोग आखिर हैं कौन। इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और लड़कों को लड़की का हाथ छोड़ने के लिए कहता है। स्टूडेंट सदमे में होती है और उसे तुरंत पहचान लेती है। याद करती है कि उसने उसे कहाँ देखा था। एक फ्लैशबैक उस यंग औरत को टीचर इयान के फ्यूनरल पर उसके बगल में रोते हुए दिखाता है। लड़की उस आदमी को वेक पर याद करती है और सोचती है कि वो उस जगह पर क्या कर रहा है। पाक देजिन इस दखलंदाजी पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो खुद को समझता क्या है जो ऑर्डर दे रहा है। कलेक्टर बस उसे चेतावनी देता है कि उसे जाने देना बेहतर है, लेकिन बुली उस धमकी का मजाक उड़ाता है। उस पल उनमें से एक स्टूडेंट उसे क्लास 3-2 के नए टीचर के रूप में पहचान लेता है और दूसरों को बताता है। अपना सब्र खोते हुए पाक देजिन लड़की को धक्का देता है और उसे 1 सेकंड के लिए वहां से निकलने को कहता है। फिर वो टीचर की तरफ मुड़ता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो लड़की को जानता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस उस सिचुएशन को खामोशी से घूरता है, जबकि बुली उसे उसका बॉयफ्रेंड कहता है। हमला करने वाला फिर ऑफर देता है कि अगर वो पैसे के लिए इतनी ही डेस्परेट है तो वो लड़की के साथ बाहर जा सकता है। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाता, कलेक्टर आगे झपटता है और सीधा उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। उस मुक्के की ताकत से बुली पीछे की तरफ उड़ता है और अपने दोस्तों के सामने जमीन पर गिर जाता है। हमले का असर इतना तेज था कि उस लड़के को रिएक्ट करने या खुद को बचाने का वक्त भी नहीं मिला। स्टूडेंट उस सीन से पूरी तरह दंग रह जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि अभी क्या हुआ। किम सांगन उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी बहन के फ्यूनरल पर एकमात्र स्टूडेंट होने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। गंभीर चेहरे के साथ वो सिचुएशन को घूरता है और उस कर्जे के बारे में बात करता है जो उस पल पैदा हुआ था। वो लड़की को भरोसा दिलाता है कि वो उस कर्जे को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। दूसरे बुलीज डर जाते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट उनसे वसूली करने के लिए मुड़ता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने 500,000 उधार लिए थे और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, जिसके चलते कलेक्टर ऐलान करता है कि वो 30% हर हफ्ते के हिसाब से ब्याज जोड़ेगा। वहां से वो हिसाब लगाना जारी रखता है और कहता है कि 8 हफ्तों की देरी के साथ कर्जा बढ़ गया है। हमारा मेन कैरेक्टर खुलासा करता है कि कर्जे की कुल रकम 4 मिलियन से ज्यादा है। खून से सने मुंह के साथ पाक देजिन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि वो रकम नहीं चुकाने वाला। किम सांगन करीब आता है और कहता है कि कर्जा चुकाना पड़ता है, लेकिन बुली रकम के बारे में शिकायत करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सहमत होता है कि रकम का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान है। एक ठंडी नजर के साथ वो गारंटी देता है कि उस पल से सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सीन कार में कलेक्टर के साथियों पर कट होता है। उनमें से एक बहुत सोच में डूबा लगता है। वो अपने पार्टनर से पूछता है कि वो उन स्टूडेंट्स का शहर भर में पीछा क्यों कर रहे थे। इसके अलावा वो सवाल करता है कि बॉस उन नौजवानों के पीछे ऐसे क्यों गया। दूसरा वाला चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर बॉस उन्हें कहीं जाने के लिए कहते हैं तो वो बस मानते हैं। बड़ा आदमी मानता है कि उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो एक चीज के बारे में श्योर है। गंभीर चेहरे के साथ वो कहता है कि जिस पल कोई बॉस का टारगेट बन जाता है वो इंसान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट जमीन पर पड़े बुलीज का सामना करता है, पाक देजिन उठता है। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा होता है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि ये बंदा है कौन जो बताएगा कि उन्हें अपने कर्जे चुकाने चाहिए या नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर खुद को क्लास 3-2 के इंचार्ज टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट ये रियलाइज करके सदमे में होती है कि वो उसकी फ्रेंड की क्लास का टीचर है। बुलीज विरोधी हो जाते हैं, उस पर स्टूडेंट्स पर हमला करने और पैसे वसूलने का आरोप लगाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट आरोप से इनकार करता है और कहता है कि वो बस कर्जे निपटा रहा है। वो दावा करता है कि खराब आर्थिक रिश्तों को ठीक करना टीचर के रूप में उसका फर्ज है। हमला करने वाला याद करता है कि पहला मुक्का उसने मारा था और कहता है कि उनके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। वहां से लड़के लड़ाई के लिए तैयार होकर कलेक्टर की तरफ दौड़ते हैं। किम सैंगन समझ जाता है कि वो कर्जा चुकाने के बजाय लड़ना पसंद करेंगे। बिना हिचकिचाहट के वो एक नौजवान के चेहरे पर शानदार मुक्के के साथ हमले का जवाब देता है। इसके तुरंत बाद वो दूसरे हमलावर को उसी स्पीड और सटीकता से मारता है। ग्रुप का लीडर भी नहीं बच पाता और एक सीधा हिट लेता है जो उसे चक्कर में डाल देता है। कुछ सेकंड्स में तीनों बुलीज जमीन पर होते हैं और वो उन्हें पैथेटिक कहता है। हमलावर फर्श पर लेटा होता है, समझ नहीं पाता कि उसके और उसके दोस्तों के साथ अभी क्या हुआ। स्टूडेंट पूरी हैरानी भरी नजर से पूरे सीन को देखती है, यकीन नहीं कर पाती कि वो क्या देख रही है। लड़कों का सामना करते हुए वो चेतावनी देता है कि वो उन्हें कर्जा चुकाने के लिए 1 दिन देगा। शाम 5 बजे तक लीडर के सर पर पैर रखते हुए वो चेतावनी देता है कि अगर पैसे नहीं आए तो चीजें और बुरी हो जाएंगी। इसके साथ वो बुली के सर पर अपना पैर और जोर से दबाता है जो दर्द में चिल्लाता है।
कलेक्टर गारंटी देता है कि अगर कर्जा नहीं चुकाया गया तो वो काश करेंगे कि वो नर्क में होते। इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़की की तरफ मुड़ता है और कंफर्म करता है कि क्या उसका नाम बैक सो यॉन है, और इस तरह वो बस उसे वहां बस खड़े न रहने के लिए कहता है और उस यंग औरत को उस जगह से जाने को कहता है। स्टूडेंट सब कुछ होने के बाद टीचर के ठंडे एटीट्यूड पर थोड़ी लाजवाब हो जाती है। जैसे ही वो दूर जाता है, बैक सो यॉन उसे टीचर बुलाती है और आदमी के पीछे जाती है। यंग औरत फिर वहां आने और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। किम सांगन बस उसे इस बारे में चिंता न करने और सुरक्षित घर जाने को कहता है। टीचर को दूर जाते हुए देखकर यंग औरत सोचती है कि वो असल में कौन है। वो उसे कर्जे के बारे में बात करते हुए याद करती है और सवाल करती है कि क्या इसीलिए उसने उसकी मदद की। वहां से टुकड़े जुड़ने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि ये सब बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इस वजह से लड़की उसके पीछे भागती है और पूछती है कि वो सच्चाई जानने आया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चलना बंद कर देता है और बस खामोशी से सुनता है जो वो कहना चाहती है। बैक सो यॉन कहती है कि उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो लड़कों को अच्छे से जानती है। वो चेतावनी देती है कि वो उसके पीछे आएंगे क्योंकि पाक देजिन जमीन पर बदले की कसम खाता है। यंग औरत चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी तो जैसे ही वो वापस जाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस एक शांत और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसकी चेतावनी सुनता है और इस तरह वो बस कहता है कि वो देखेंगे क्या होता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। सीन नए स्कूल दिन पर स्कूल के सामने कट होता है जो किसी भी और दिन जैसा ही था। अंदर कुछ स्टूडेंट्स फोन पर कुछ देख रहे होते हैं और कमेंट कर रहे होते हैं कि वो मूव कितना इनसेन है। बैक सो यॉन सिचुएशन को अजीब पाती है क्योंकि कुछ नहीं हुआ और सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है। उसे लगा था कि बुलीज उसके पीछे भी आएंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लड़की सोचती है कि पाक देजिन अपने कोने में चुपचाप क्यों बैठा है और कुछ नहीं कर रहा। अचानक बुली के दोस्तों में से एक उठता है और लड़की की तरफ चलता है। उसकी डेस्क पर पहुंचकर लड़का बहुत गंभीर चेहरे के साथ उसका नाम पुकारता है। यंग औरत मुड़ती है, पहले से ही सबसे बुरा होने की कल्पना करते हुए, लेकिन वो उसे अपना फोन दिखाता है और खुलासा करता है कि उसने 1359,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। लड़का समझाता है कि उन्होंने 4 मिलियन का कर्जा उन तीनों के बीच बांट लिया। ये कहने के बाद वो टीचर को बताने के लिए कहता है कि उसका हिस्सा चुका दिया गया है और भाग जाता है। बैक सो यॉन बस वहां खड़ी रहती है। क्लासरूम में जो भी हुआ उसे कुछ समझ नहीं आता। पाक देजिन अपने दोस्त के एटीट्यूड पर गुस्सा हो जाता है और हार मानने के लिए उसे इडियट कहता है। एक फ्लैशबैक बुली को लड़के का सामना करते हुए दिखाता है। पे करने के लिए उसे पागल कहता है। वो चिल्लाता है कि उसके दोस्त ने कर्जा सिर्फ इसलिए चुकाया क्योंकि वो पिट गया था और वो भी सिर्फ अपना हिस्सा। लेकिन हुडी वाला नौजवान अपना बचाव करता है, कहता है कि सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इसके तुरंत बाद वो खुलासा करता है कि उनके दूसरे दोस्त को भी वही चीज मिली जो उसे मिली। सीन कैरो के बार में वापस आता है जहां पाक देजिन टीचर को रिपोर्ट करने का प्लान कर रहा था। अचानक उन सब के फोन एक नई नोटिफिकेशन के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। स्क्रीन पर देखकर हुडी वाले नौजवान के चेहरे पर शुद्ध पैनिक का एक्सप्रेशन होता है। वो जो देख रहा है उस पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि मैसेज उन सबको भेजा गया था। वापस प्रेजेंट में वो नौजवान कहता है कि उसके दोस्त ने भी मैसेज देखा और जानता है कि वो किस बारे में है। मैसेज में उनका सारा पर्सनल डेटा था, पासवर्ड से लेकर उनके पेरेंट्स के एड्रेस तक। पाक देजिन को एहसास होता है कि ये टीचर नॉर्मल नहीं है और उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। उस पल तीसरा दोस्त पैसे ट्रांसफर करने लगता है और लीडर आग बबूला हो जाता है। लड़का सफाई देता है कि उसे अपने डैड के सब कुछ जानने से पहले कर्जा चुकाना होगा। महसूस करते हुए कि धोखा मिला है, हमलावर चिल्लाता है और हार मानने के लिए अपने दोस्तों को गद्दार कहता है। दोस्त माफी मांगता है और कहता है कि वो भी पे करने वाला है क्योंकि वो टीचर के साथ उलझना नहीं चाहता। इसके साथ वो दोनों चले जाते हैं और पाक देजिन को चेतावनी देते हैं कि अगर वो परेशानी नहीं चाहते तो पे कर दें। सीन क्लास 3-6 में इकोनॉमिक्स पर एक लेसन चल रहा है। अंदर बुली हताश है और सोचता है कि उसे सच में कर्जा चुकाना चाहिए। समस्या ये है कि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है क्योंकि उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके सब कुछ खो दिया। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके बगल में दिखाई देता है और कमेंट करता है कि वो काफी खोया हुआ लगता है। फिर टीचर सीधे उसे याद दिलाता है कि पेमेंट की डेडलाइन लगभग खत्म हो गई है। एक ठंडी नजर के साथ कलेक्टर स्टूडेंट को अपने बेकार विचारों को घर के लिए बचाने को कहता है। वहां से बुली अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है, अपना सारा गुस्सा और निराशा दिखाता है। बिना दूसरा विचार किए लड़का गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और पहले दिखने वाले कूड़ेदान को लात मारता है। वो आग बबूला है और सोचता है कि ये टीचर कौन है जो सब कुछ बर्बाद करने के लिए कहीं से आ गया। उस पल इयुंग येजिन करीब आता है और पूछता है कि क्या उसे नए टीचर के साथ परेशानी हो रही है। पाक देजिन पूछता है कि वो कैसे जानता है और क्लासमेट कहता है कि उसने दूसरी क्लास में अपने दोस्तों से सुना। इस पर बुली मजाक उड़ाता है और अपने पुराने पार्टनर्स को बेवफा भिखारी कहता है। एक स्मर्क के साथ येजिन बस उसका पूरा ध्यान पाने के लिए उसका नाम पुकारता है। इयुंग येजिन कर्जा न चुकाने का एक रास्ता ऑफर करता है और पूछता है कि क्या उसका क्लासमेट प्रस्ताव सुनना चाहता है। पाक देजिन शक्की है लेकिन अपनी समस्या के हल में दिलचस्पी लगता है। सीन स्कूल के छत पर कट होता है जहां दोपहर के अंत में नारंगी आसमान होता है। बाहर हमारा प्रोटैगनिस्ट खाली कोर्टयार्ड को ऑब्जर्व करता है जबकि डेडलाइन खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। अचानक बैक सो यॉन दिखाई देती है और उससे बात करने के लिए उसका नाम पुकारती है। वो मुड़ता है और स्टूडेंट से पूछता है कि क्या वो सारे कर्जे कलेक्ट करने में कामयाब रही। लड़की कहती है कि सिर्फ पार्क देजिन बचा है और उसकी मां ने उसकी वजह से किराया चुका दिया। इस पर वो यंग औरत मिली हुई सारी मदद के लिए आभार के जेस्चर में झुकती है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस वही चुका रहा था जो उसका उधार था। गंभीर चेहरे के साथ वो अपना सेंटेंस जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुकता है। इसके तुरंत बाद कलेक्टर चेतावनी देता है कि अभी भी एक कर्जा बचा है जिसे वहां चुकाया जाना है। उस पल पार्क दे-जिन एक स्मर्क के साथ उनकी तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। लड़की डर जाती है और किम सांगान पूछता है कि क्या लड़का पेमेंट के पैसे लाया है। बुली सिचुएशन का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि वो कर्जा चुकाने वाला है। एक विरोधी पोस्चर के साथ वो व्यंग से कहता है कि पे ना करना नामुमकिन होगा। एक फ्लैशबैक यूम ये-जिन को बुली को टीचर के साथ डील करने का सुझाव देते हुए दिखाता है। लड़का याद करता है कि टीचर ने पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज की थी और उसके पास भी उस पर कुछ होना चाहिए। एक शैतान भरी मुस्कान के साथ यूम ये-जिन खुलासा करता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में कुछ चीजें जानता है। वापस प्रेजेंट में पार्क दे-जिन फ्रेज दोहराता है और कहता है कि वो वहां एक डील प्रपोज करने आया था। किम सांगान बस उसे गंभीर एक्सप्रेशन के साथ घूरता है और पूछता है कि कैसी डील। एक स्मर्क के साथ हमला करने वाला क्लास 3-2 के टीचर को प्रस्ताव कंफर्म करता है। वहां से वो अपने कर्जे के बदले कलेक्टर की बहन के बारे में सच्चाई ऑफर करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना अपने चेहरे पर कोई इमोशन दिखाए ऑफर को खामोशी से सुनता है। बुली फिर पूछता है कि क्या प्रस्ताव काफी लाभदायक नहीं है टीचर के लिए, लेकिन किम सांगान बस ठंडे तरीके से बताता है कि दोपहर के 5 बज गए हैं। पार्क दे-जिन पूरी तरह लाजवाब रह जाता है क्योंकि पेमेंट की डेडलाइन गुजर गई है। इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट डरे हुए कर्जदार की तरफ चलना शुरू करता है। हमलावर घबरा जाता है और दोहराता है कि वो उसे किम इयान के मरने की वजह बताएगा। बिना हिचकिचाहट के कलेक्टर लड़के की गर्दन पकड़ता है और कहता है कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी। वो फिर से जोर देता है कि अगर 5 बजे तक कर्जा नहीं चुकाया गया तो सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी। पार्क दे-जिन संघर्ष करता है जबकि टीचर उसे चेतावनी देता है कि वो काश करेगा कि वो नर्क में होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ठंडी नजर बनाए रखता है और बुली के लिए जरा भी रहम नहीं दिखाता। सीन एक पियर पर फ्लैशबैक में कट होता है जहां एक लाइट हाउस अंधेरी रात को रोशन कर रहा होता है। एक फिशिंग बोट पर कुछ आदमी दर्द में चिल्लाते हैं और अपनी जान के लिए बुरी तरह भीख मांगते हैं। एक यंग किम सांगान घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ देखता है, मदद की पुकार सुनता है। इस पर प्रेसिडेंट वोंग लड़के को ध्यान से देखने के लिए कहता है क्योंकि ये एक सबक है। बॉस उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और वो यंग अप्रेंटिस प्लान के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वो विक्टिम का सामना करता है जो मदद की भीख मांगता है और वादा करता है कि वो सारे पैसे चुका देगा। प्रेसिडेंट लड़के को गुंडों द्वारा पकड़े गए उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखने के लिए कहता है। इस पर कर्जदार डर से चिल्लाता है जब बॉस कहता है कि उसे इस नज़ारे की आदत हो जाएगी। वो यंग प्रोटैगनिस्ट बस खामोशी से सब कुछ देखता है, उस सख्त सबक को अपने अंदर उतारता है। वापस प्रेजेंट में किम सांगान थोड़ा खस्ता हुआ लगता है लेकिन अपनी गंभीर पोस्चर बनाए रखता है। पार्क दे-जिन अपने चेहरे पर शुद्ध डर के एक्सप्रेशन के साथ गला घुटने से तड़पता रहता है। बुली मदद की भीख मांगता है जबकि कलेक्टर उसे सबके सामने कसकर पकड़े रहता है। बैक सोयन शॉक में अपना मुंह ढक लेती है और टीचर को अभी रुकने के लिए कहती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसे ठंडे तरीके से घूरता है जबकि बुली बचाए जाने की भीख मांगता है। उसे ये पूरी सिचुएशन काफी मजेदार लगती है और लड़के की गर्दन और जोर से दबाता है। इसके तुरंत बाद वो उसे छोड़ देता है और बुली जमीन पर गिर जाता है, खांसता है और सांस लेने में असमर्थ रहता है। एक काली नजर के साथ कलेक्टर चेतावनी देता है कि असली कलेक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पार्क दे-जिन गुस्से में उठता है और सोचता है कि टीचर अचानक वहां से क्यों चला गया। वो सोचना शुरू करता है कि क्या वो आदमी उसके पेरेंट्स को कॉल करके उनसे कैश कलेक्ट करेगा, लेकिन वो खुद को तसल्ली देता है क्योंकि उसकी मां नहीं है और उसके डैड बिजनेस के लिए विदेश में है। अपनी कार के पास पहुंचते हुए वो कचरे के टुकड़े के साथ उलझने की शिकायत करता है बिना ये जाने कि कौन उसका इंतजार कर रहा है। अचानक किम सांग-अन के साथियों में से एक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका मुंह एक कपड़े से ढक देता है। गुंडा कहता है कि उसकी किस्मत खराब है क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ने पे किया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये कहने के बाद आदमी उसे थोड़ी नींद लेने के लिए कहता है क्योंकि उसे जल्द ही बहुत सारी ताकत की जरूरत पड़ने वाली है। वहां से बुली पूरी तरह बेहोश हो जाता है और गाड़ी के पीछे बेहोश पड़ा रहता है। कहीं से पानी की एक बाल्टी उसके चेहरे पर फेंकी जाती है और लड़का एक बड़े झटके के साथ जागता है। एक आदमी पूछता है कि वो क्यों सो रहा है और नौजवान को एहसास होता है कि वो एक बोट पर है। मछुआरा चेतावनी देता है कि अगर वो कर्ज चुकाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो जल्दी काम शुरू करे। पार्क दे-जिन गुस्सा होता है और पूछता है कि वो कहाँ है और जगह से सड़े हुए मछली की बदबू क्यों आ रही है। इस पर लड़के को एहसास होता है कि वो समुद्र के बीच में एक फिशिंग बोट पर है। सीन 10 दिन आगे जम करता है और बुली अपना कर्ज चुकाने के लिए एक सेलर बन गया है, लेकिन शुरुआत में उसने बहस करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि वो बस एक मासूम स्टूडेंट था। मछुआरे को उसकी बात पसंद नहीं आई और शुद्ध नफरत भरी नजर से उसे चेहरे से पकड़ लिया। बिना हिचकिचाहट के आदमी ने बुली को जोर से मुक्का मारा जो तुरंत जमीन पर गिर गया। एक चाकू के साथ मछुआरा चेतावनी देता है कि उस बोट से उतरने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला था ईमानदारी से कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करना, दूसरा ऑप्शन घबराए हुए यंग कर्जदार के लिए कहीं ज्यादा दर्दनाक था। वो दूसरों से पीटेगा और फिर कर्ज चुकाने के लिए काम शुरू करेगा। इस वजह से बुली के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार काम करना शुरू किया। क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था,
दूसरे मछुआरे ने उसे ढेर सारे प्यार और लातों के साथ सिखाया। 4 दिनों के बाद उसने जाल को व्यवस्थित करना सीख लिया और अपनी बेकार जिंदगी पर अफसोस किया। समुद्र पर वक्त बहुत धीमे बीता और लड़के को समुद्री बीमारी हो गई, जबकि दूसरा आदमी उसे काम करने के लिए कहता रहा। वापस स्कूल में 10 दिन बीत चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स बाहर कुछ बहुत अजीब नोटिस करते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या वो ज़ॉम्बी है, जबकि दूसरा उसे क्लास 6 के बुली के रूप में पहचान लेता है। सबके सामने पाक दे जिन जश्न मनाता है क्योंकि उसकी यातना आखिरकार सब कुछ के बाद खत्म हो गई। इसके साथ लड़का खुद से कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी दोबारा पैसे उधार नहीं लेगा। इसके अलावा वो वादा करता है कि वो उस फिशिंग बोट पर कभी दोबारा कदम नहीं रखेगा। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाई देता है और उसे बताता है कि वो अगले हफ्ते वापस बोट पर जा रहा है। बुली खबर से कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि नया टीचर किस बारे में बात कर रहा है। वहां से वो विरोधी हो जाता है और चिल्लाता है कि उसने कर्ज चुकाने के लिए उस बोट पर 10 दिन काम किया। कलेक्टर उसे काट देता है और उसे नतीजे पर ना कूदने के लिए कहता है क्योंकि कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है। वो समझाता है कि जिस पल वो बोट पर चढ़ा, ब्याज ने कर्जे को 1 मिलियन तक बढ़ा दिया है। 10 दिनों के ब्याज के साथ कुल कर्जा 2.1 मिलियन से ऊपर चला गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाना जारी रखता है कि दैनिक वेतन में 1 लाख की कटौती है, इसलिए वो अभी भी डेट कलेक्टर का 15 लाख से ज्यादा उधार है। पाक दे जिन आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ये गैर कानूनी है क्योंकि उसने सिर्फ 5 लाख उधार लिए थे। किम सांग अन पूछता है कि क्या उसे लगता है कि कर्ज ना चुकाना सही है, और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे नौकरी दिलाई थी। टीचर ये भी चेतावनी देता है कि उस नौकरी के बिना ब्याज कहीं ज्यादा बुरा होता। इसके साथ वो ऐलान करता है कि अगली रवानगी 4 दिनों में है और वो उसकी स्कूल की हाजिरी का ध्यान रखेगा। पाक दे जिन शौक में है और सोचता है कि क्या उसे सच में उस बोट पर वापस जाना पड़ेगा। सीन रात में ऑफिस पर कट होता है और एम्प्लॉइज में से एक हमारे प्रोटैगनिस्ट को बात करने के लिए बुलाता है। वो नौजवान इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपता है जो बॉस ने उसे करने के लिए कहा था। वो समझाता है कि उन्होंने अब तक क्लास 3-2 के 20 में से 10 स्टूडेंट्स की जांच की है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सीधे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ अजीब मिला। साथ ही हिचकिचाता हुआ लगता है और कहता है कि एजेंसी ने नतीजन पर पुष्टि की मांग की है। पता चलता है कि उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली और सब कुछ शकी रूप से साफ लगता है। फ्लोरल शर्ट वाला बंदा जोर देता है कि वो 10 स्टूडेंट्स स्कूल में प्रैक्टिकली मॉडल स्टूडेंट्स हैं, और इस तरह कलेक्टर पूछता है कि क्या उन्होंने रोल कॉल ऑर्डर फॉलो किया, और वो मेथड कंफर्म करता है। इस पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि लिस्ट में अगला नाम ईम ये जिन नाम के नौजवान का है। उस पर टीचर का फोन एक नई नोटिफिकेशन के साथ वाइब्रेट करता है जो उसका ध्यान खींचता है। मैसेज पाक दे जिन से है जो किसी को एक खास एड्रेस पर कैश लाने के लिए कह रहा है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने एम्प्लॉई को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बिजनेस संभालना है। सीन एक आर्केड पर कट होता है जहां क्लॉ मशीन्स होती हैं जहां मीटिंग सेट की गई थी। अंदर पाक दे जिन शिकायत करता है और सोचता है कि क्या टीचर उसे गुलाम समझता है। शुद्ध नफरत भरी नजर के साथ वो कसम खाता है कि कर्ज के साथ या बिना टीचर भुगतेगा। एक फ्लैशबैक ईम ये जिन को अपने क्लासमेट का मजाक उड़ाते हुए दिखाता है जो इस बेकार जोक पर गुस्सा हो जाता है। हताश बुली चिल्लाता है कि उसने लड़के का प्लान फॉलो किया और प्रोसेस में पूरी तरह फंस गया। ईम ये जिन उसे घूरता है और याद करता है कि वो पहले ही एक टीचर से छुटकारा पाने में कामयाब हो चुका है। इस पर लड़का मदद करने के लिए राजी हो जाता है और पाक दे जिन जवाब से हैरान रह जाता है। वो समझाता है कि पिछली बार वो बस टीचर को टेस्ट कर रहा था उसका रिएक्शन देखने के लिए, और इस तरह वो खुलासा करता है कि वो आदमी टीचर ईम ये आन का बड़ा भाई है। पाक दे जिन सदमे में है और उसे एहसास होता है कि सिचुएशन अभी कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई है। एक स्मर्क के साथ ये जिन उसे बस आदमी को तय किए गए लोकेशन पर ला लेने के लिए कहता है। वापस प्रेजेंट में बुली आर्केड में खड़ा अपने क्लासमेट के प्लान को प्रोसेस कर रहा था। उस पल कदमों की आवाज करीब आती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एंट्रेंस पर दिखाई देता है। कर्जदार का सामना करते हुए कलेक्टर ऐलान करता है कि वो उसके लिए कर्ज चुकाने के लिए पैसे लाया है। एक स्मर्क के साथ पाक दे जिन मजाक उड़ाता है और खुलासा करता है कि वो मीटिंग में कैश नहीं लाया। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसे घूरता है और कहता है कि वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा निडर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि क्या बुली श्योर है कि वो अभी क्या कर रहा है। इसके तुरंत बाद वो चेतावनी देता है कि लड़के के पास लड़ाई के लिए काफी लोग नहीं लगते। पाक दे जिन घबरा जाता है और अपने गुंडों को अभी बाहर आने के लिए कहता है। आदमियों से घिरा हुआ बुली कहता है कि अगर वो 2 मांगे पूरी करता है तो वो उसे घर जाने देगा। पहली ये कि उसका कर्ज डेट कलेक्टर द्वारा पूरी तरह माफ कर दिया जाए। दूसरी ये कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को स्कूल छोड़ना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। किम सांग अन ऑफर को इग्नोर करता है और पूछता है कि एम्बुश सेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर वो इशारा करता है कि बुली के पास इस तरह का कुछ प्लान करने के लिए दिमाग नहीं है। लड़का डर जाता है और अपने गुंडों को बिना दूसरा विचार किए टीचर पर हमला करने के लिए कहता है। हताश वो आदमियों को कलेक्टर की जिंदगी जितनी जल्दी हो सके खत्म करने के लिए चिल्लाता है। एक गुंडा पाइप से हमला करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये सब किसने सेट किया। हमलावर मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है और उस पर झपटता है, लेकिन कलेक्टर बस एक हाथ से पाइप पकड़ लेता है, हमले को आसानी से रोक देता है। वहां से वो जुगाड़ू हथियार को कसकर पकड़ता है और गुंडे को ठंडी नजर से घूरता है। बिना हिचकिचाहट के हमारा प्रोटैगनिस्ट आदमी को निहत्था कर देता है और अपनी पूरी ताकत से वापस मारता है।
पाक दे जिन सीन से पूरी तरह दंग रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो क्या देख रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट गिरे हुए गुंडे के पास जाता है और गंदे हाथ से आखिरी बार पूछता है। फिर वो आदमी का सिर मशीन के कांच में मारता है और मांग करता है कि किसने सब प्लान किया। अपने खून से सने चेहरे के साथ कलेक्टर बहुत ही खतरनाक नजर के साथ सवाल दोहराता है। फर्श पर पड़े आदमी के सामने टीचर जिद करता है, अपने सवाल का जवाब चाहता है। वो गुंडे को टूटे हुए कांच के खिलाफ दबाता है और मांग करता है कि इसके पीछे कौन है। ठंडी नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट ये जानने के लिए दृढ़ है कि सब कुछ किसने सेट किया। गुंडों का लीडर गुस्सा होता है और कहता है कि उसके आदमी बस वहां डर कर क्यों खड़े हैं। इसके तुरंत बाद वो चिल्लाता है और सबको उस आदमी के बेकार बहाने को अभी उसके पास घसीट कर लाने के लिए कहता है। किम सांग अन बस उनके लिए शुद्ध नफरत भरी नजर के साथ शांति से सिचुएशन का सामना करता है। पलक झपकते ही आर्केड हॉलवे एक असली बैटलफील्ड में बदल जाता है। पहला गुंडा जो करीब आता है उसे इतनी जोर से मुक्का पड़ता है कि उसके दांत उड़ जाते हैं। जल्दी ही हमारा प्रोटैगनिस्ट बाकी सबको तेजी और सटीक वार के साथ नीचे गिरा देता है। ज्यादातर आदमियों के जमीन पर होने के बाद टीचर आखिरी बचे हुए का सामना करता है। बचा हुआ लीडर बैट के साथ उसकी तरफ दौड़ता है, कलेक्टर पर गालियां चिल्लाता है। हालांकि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक तेज हरकत के साथ वार से बच जाता है और गुंडा कांच से टकराता है। हमलावर शौक में है, समझ नहीं पा रहा कि उसने इतने करीब से हमला कैसे मिस कर दिया। इसके तुरंत बाद कलेक्टर बदला लेता है, आदमी का सिर मशीन के खिलाफ जोर से मारता है। सीन देखकर पाक दे जिन चिल्लाता है और अपने आदमियों को एक एक करके आना बंद करो और साथ में हमला करने के लिए कहता है। गुंडों का लीडर गुस्सा होता है क्योंकि वो बिना हथियार वाले चश्मे वाले बंदे से नहीं हार सकते। वो फर्श पर पड़े एक टेडी बेयर के पास जाता है और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके रिएक्ट करने से पहले ही खिलौने से उसके चेहरे पर मारता है। मुक्के के असर से आदमी जमीन पर गिर जाता है, खून से सने चेहरे के साथ दर्द में चिल्लाता है। दूसरी तरफ पाक दे जिन अपने आखिरी गुंडे को हारा हुआ गिरते हुए देखता है। बुली सोचता रह जाता है कि अभी क्या हुआ और सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। फिर वो खुद से पूछता है कि गुंडे भागने के बजाय हमला क्यों करते रहे। वहां से वो नौजवान सवाल करता है कि वो आदमी लड़ाई इतनी आसानी से क्यों जीत रहा है। अपने खून से सने चेहरे के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पाक दे जिन को सूचित करता है कि परेशानी पैदा करने वाले चले गए हैं। इस पर बुली घबरा जाता है और डर से चिल्लाता है, जानते हुए कि वो अगला टारगेट है। हताश वो दोहराता है कि वो किसी भी हाल में पकड़े नहीं जा सकते और उसे भागना होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना पैर बुली की छाती पर मारता है, उसे आर्केड के फर्श पर गिरा देता है। जमीन पर पाक दे जिन बुड़बुड़ाता है कि उसे उठना होगा ताकि वो दूसरों की तरह खत्म ना हो। लड़का बेहोश गुंडों को याद करता है और वैसा ही दुखद अंजाम नहीं ना हो। लड़का बेहोश गुंडों को याद करता है और वैसा ही दुख भरा अंजाम नहीं भुगतना चाहता। इस वजह से वो उठता है और निराशा में भाग जाता है। वहां अपना अंत नहीं चाहता। किम सैंगैन बस उसे भागते हुए देखता है और सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सच्चाई समझ जाएगा। कलेक्टर गौर करता है कि एक बार जब वो रोशनी देख लेते हैं तो उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। हताश बुली ये जिनको कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके हायर किए गए गुंडे हार गए। वो समझाता है कि वो मुश्किल से बचा और मदद की भीख मांगता है क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो वो खत्म हो जाएगा। लाइन के दूसरे सिरे पर ये जिन बस लड़के को 5 मिलियन डिपॉजिट करने के लिए कहता है। वो नौजवान कहता है कि ये गुंडों के लिए पेमेंट है और पाक धेजिन मांग पर गुस्सा हो जाता है। यिम चेतावनी देता है कि उसने कभी मुफ्त में मदद का वादा नहीं किया था और लोगों का इस्तेमाल करना महंगी कीमत पर आता है। पाक धेजिन आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि वो पिछले कर्जे की वजह से इस मुसीबत में है। क्लासमेट सहमत होता है कि ये एक समस्या है। जैसे ही रहस्यमयी आदमी उसके पास आते हैं, यिम ये जिन चेतावनी देता है कि अब से उसका कर्जा उसके साथ है और लड़के को चुपचाप आने के लिए कहता है। मामले को और बुरा बनाने के लिए वो 45% सालाना ब्याज समझाता है और ये कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक शैतान भरी मुस्कान के साथ ये जिन कहता है कि वो कर्जा चुकाने के लिए उसे एक अच्छी नौकरी ढूंढ देगा। कहीं और ये जिन शहर को देखता है और कहता है कि वो बस चीजों को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन नतीजा अनपेक्षित था। वो इस बात से प्रभावित है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अकेले 10 लोगों का सामना किया। एक एक्साइटेड लुक के साथ वो नौजवान खुद से कहता है कि ये पूरी सिचुएशन बहुत मजेदार होने वाली है। वापस आर्केड में गुंडों का लीडर उठता है और टीचर को मॉन्स्टर कहता है। अचानक सफेद बालों वाला एक आदमी दिखाई देता है और शिकायत करता है कि उन्होंने उसके बिना गंदगी मचा दी। गुंडा उसे अपने टीम लीडर के रूप में पहचानता है और पूछता है कि वो वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंचा। बॉस सवाल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे सीन के इतना खूनी होने की उम्मीद नहीं थी। वो फिर गुंडे को बताने के लिए कहता है कि क्या हुआ और आदमी सुलित स्कूल के बच्चे के बारे में बात करता है। गुंडा समझाता है कि वो एक टीचर का ख्याल रखने के लिए राजी हुआ था, लेकिन बॉस सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसे कितना पे किया गया। शर्मिंदा आदमी खुलासा करता है कि उसे गंदे काम के लिए सिर्फ 5 मिलियन मिले। लीडर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने कौड़ी स्वीकार की बल्कि लेकिन वो भी हार गए। गुंडा खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो टीचर कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन बॉस बहाने को इग्नोर करता है और कहता है कि ऐसा होने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो ये कहते हुए खत्म करता है कि गुड कैपिटल के कार्ड के साथ वो एक टीचर से नहीं हार सकते थे। एक गुस्सैल नजर के साथ बॉस चेतावनी देता है कि अगर ये कहानी लीक हुई तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वो फिर पूछता है कि टीचर कहाँ है और कहता है कि वो बाद में उसे खुद ढूंढेगा। जमीन पर गुंडा खुलासा करता है कि आदमी का नाम किम सैंगैन है और बॉस हैरानी में उसे दोहराता है। एक शैतान भरी मुस्कान के साथ लीडर कहता है कि सब कुछ के लिए जिम्मेदार ये किम सैंगैन नाम के बंदा है। सीन हंगामे के बाद रात में लोन शार्क ऑफिस के सामने कट होता है। अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने साथी को ढूंढता है और वो नौजवान उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है। नौजवान समझाता है कि वो अभी अकेले बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो कम से कम पेपर वर्क में मदद करता है। इसके अलावा वो खुलासा करता है कि वो बॉस की तरह ही लोन शार्क बनना चाहता है
और कलेक्टर सोच में पड़ जाता है। एम्प्लॉय उसकी तारीफ करता है, उसे कोरिया का नंबर 1 लोन शार्क और अपना महान रोल मॉडल कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने साथी को यह कहकर हैरान कर देता है कि लोन शार्क सिर्फ कचरे का ढेर होते हैं। वो उन्हें मॉन्स्टर के रूप में डिस्क्राइब करना जारी रखते हैं जो इंसानी जिंदगी से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। बिना हिचकिचाहट के कलेक्टर कहता है कि वो कचरा है जो पक्का नर्क में जलेंगे। अपनी जैकेट उतारते हुए वो अपने निशानों से भरा शरीर दिखाता है और पूछता है कि क्या वो ऐसा बनना चाहता है। साथ ही सहमत होता है कि उनका काम गंदा है, लेकिन लगता है कि उसके पास इस मामले पर कहने के लिए और भी कुछ है। फिर भी वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसका बॉस उस तरह का कचरा नहीं है और वो दूसरों से अलग है। साथ ही फिर खुलासा करता है कि उसने एक पुराने आदमी से बॉस के पास्ट के बारे में सुना था। कहानी ये थी कि उसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी त्याग दी थी। इस वजह से अगर बॉस कचरा है तो लड़का कहता है कि उसे भी कचरा बनने में कोई ऐतराज नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि वहां सबसे छोटा वाला अपना पास्ट भूल गया था। एक फ्लैशबैक में हम नौजवान को एक हॉस्पिटल में 2 आदमियों के सामने घुटनों पर भीख मांगते हुए देखते हैं। वो उनसे सर्जरी कवर करने के लिए कह रहा था और कलेक्टर को एहसास हुआ कि लड़का बिल्कुल उसकी तरह था। वापस प्रेजेंट में वो कहता है कि वो उसे कचरा बनने से नहीं रोकेगा और साथ ही इस बात से चौंक जाता है। वो ऐलान करता है कि कल से लड़का अकेले बाहर जा सकता है और 10% कमा सकता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे राजमार्ग शुरू करने से पहले एक चीज का वादा लेता है। शर्त यह थी कि सर्जरी के लिए पे करने के बाद उसे लोन शार्क वाली जिंदगी पीछे छोड़नी होगी। नौजवान दृढ़ है और वादा करता है कि वो उस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए अपना बेस्ट देगा। अब सड़क पर कलेक्टर सोचता है कि पाक देजिन का पक्का सब कुछ के पीछे एक साथी है। वो नतीजा निकालता है कि क्योंकि बुली के पास पैसे नहीं है तो साथी कैश के पीछे नहीं है। वहां से उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसे टेस्ट करने के लिए लड़के का इस्तेमाल किया और सोचते हैं कि क्यों। एक बारीक सुराग दिमाग में लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लासरूम की तरफ चलता है, स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हुए। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि कोई उसकी बहन की जान लेने की वजह जानता है। इसके साथ वो समझता है कि उसे दोषी को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद को रिवील करेंगे। जितना वो सच्चाई के करीब जाएगा उतना ही जिम्मेदार पार्टी को खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा। सीन रात में लोन शार्क ऑफिस के सामने कट होता है। अंदर उसका साथी बहुत जश्न मना रहा है क्योंकि वो आखिरकार बोरिंग कामों से दूर हो रहा है। इस पर वो सोचना शुरू करता है कि क्या पहने और मेन चीज ये है कि डरावना दिखे। सोच के एक पल के बाद लड़के को एक आइडिया आता है कि और ज्यादा डरावना कैसे दिखे। नौजवान बॉस की तरह ही चश्मा पहनने का फैसला करता है और सोचता है कि वो नए लुक के साथ औसम लग रहा है। अपने कमरे में वो प्रैक्टिस करता है कि वो कैसे एक्ट करेगा और अपनी पहली कलेक्शन के दौरान क्या कहेगा। लेकिन अचानक बॉस की परछाई दरवाजे पर दिखाई देती है और उसे बताती है कि वो टाई भूल गया। लड़का खुश होता है और पूछता है कि क्या बॉस सिर्फ वो टाई लेने वापस आया जो वो भूल गया था। किम सैंग एन बस लड़के को बिना कोई रिएक्शन दिखाए गंभीर नजर से देखता है। बिना एक और शब्द कहे वो अपनी पीठ घुमाता है और ऑफिस से बाहर चलना शुरू करता है। अब सड़क पर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पल के लिए रुकता है, हाथ जेब में, सोच में डूबा हुआ। उसका साथी कंफ्यूज है और सोचता है कि वो अभी तक हमेशा के लिए क्यों नहीं गया। अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। ऑफिस में दाखिल होने पर वो अपने यंग साथी को खून से लथपथ और बेहोश पाता है। किम सैंग एन करीब जाता है और नोटिस करता है कि लड़के की नब्ज अभी भी चल रही है और उस पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। उसी पल हथौड़े वाले एक आदमी की परछाई दिखाई देती है और उसे एहसास होता है कि यह भोतरा हथियार था। हमलावर पीछे से सरप्राइज अटैक लॉन्च करने के लिए शेल्फ्स के बीच से तेजी से आगे बढ़ता है। फर्श पर परछाइयों के साथ एक आवाज कहती है कि पूरी सिचुएशन काफी निराशाजनक थी। आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट पर गुड कैपिटल के एम्प्लॉयज पर पहले हमला करने का आरोप लगाता है। गंदे हाथ के साथ किम सैंग एन सोचता है कि उसके विरोधी का घमंड लड़ाई में एक समस्या हो सकता है। हमलावर हथौड़े से वार करता है लेकिन कलेक्टर बच जाता है जैसे आदमी को वो याद आता है। इसके तुरंत बाद चोई किल दिखाई देता है और पूछता है कि वो किस तरह की समस्या होगी। वो कहता है कि एक लोन शार्क हथौड़ा इस्तेमाल कर सकता है और चेतावनी देता है कि ये कंपनी की समस्या बन सकती है। चोई किल सवाल करता है कि क्या कलेक्टर ने बिना वजह उसके आदमियों पर हमला किया और क्या वो एक पागल लगता है। एक याद उभर कर आती है जिसमें प्रेसिडेंट वॉम कह रहे हैं कि स्कूल के साथ डील काफी थी। याद में हमारा प्रोटैगनिस्ट उनका शुक्रिया अदा करता है लेकिन बॉस उसे बहुत सावधान रहने की चेतावनी देता है। गंभीर चेहरे के साथ प्रेसिडेंट साफ करते हैं कि ये उनका पर्सनल बिजनेस था। इसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि सिचुएशन एक समस्या है और उसे इसे अपने तरीके से हल करने की जरूरत है। चोई किल लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है कि उसके पास उसे खत्म करने की काफी वजह है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो यहां तक बस उसे हराने के बारे में सोचते हुए भागा। बड़ा आदमी लड़ाई के बारे में बहुत एक्साइटेड लगता है और उसके पास्ट के बारे में एक फ्लैशबैक शुरू होता है। याद में हमला करने वाला उसे चेहरे पर एक बहुत शैतान भरी मुस्कान के साथ रुकी कहता है। फिर चोई किल चेतावनी देता है कि उसे कुछ सच में डरावना बनने की जरूरत है। सीन यंग प्रोटैगनिस्ट को बंधा हुआ दिखाता है जबकि लोन शार्क उसे करीब से देखता है। बड़ा आदमी शिकायत करता है कि कर्जदार तभी पे करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। वो फिर उसकी तुलना दूसरों से करता है और कहता है कि लड़का सिर्फ इसलिए पे करता है क्योंकि वो अपना अंत नहीं चाहता। लेकिन इसके तुरंत बाद चोई खुद को सही करता है और कहता है कि उसका केस दूसरों से थोड़ा अलग है। वो खुलासा करता है कि नौजवान का असली डर यह है कि उसकी छोटी बहन प्रोसेस में गायब हो जाएगी। लड़के को दांत पीसते हुए देखकर आदमी पूछता है कि क्या उसे उसका ट्रेनिंग मेथड पसंद नहीं आया। चिढ़कर वो अपना हथौड़ा पकड़ता है और शिकायत करता है कि बॉस ने उसे एक अनाड़ी रुकी भेजा। एक क्रूर मुस्कान के साथ हमला करने वाला चेतावनी देता है कि वो नौजवान की एक पसली तोड़कर शुरुआत करेगा। वापस प्रेजेंट में लोन शार्क शिकायत करता है कि उस जैसे रुकीज भी अब टीम लीडर है। चोई किल मुस्कुराहट के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट का सामना करता है और लड़ाई के लिए तैयार होता है। इसके तुरंत बाद वो हथौड़े के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि वो देखने वाला है कि लड़का कितना अच्छा हो गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक तेज हरकत के साथ हमले से बचता है और कॉम्बैट के लिए तैयार होता है। हमला करने वाला स्पीड से हैरान होता है और कहता है कि कलेक्टर में काफी सुधार हुआ है।
वो मजाक उड़ाता है और कमेंट करता है कि पुराने दिनों में लड़के का सिर पहले ही जमीन पर फटा हुआ होता। वहां से आदमी को एहसास होता है कि टीचर लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि उसके पास एक समाधान है और दूसरे को ध्यान से सुनने के लिए कहता है। इसके साथ वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है, अपने पुराने ट्रेनर का ध्यान खींचता है। चोई किल उसे जमीन पर सिर पटकने और उसने जो किया उसके लिए माफी मांगने के लिए कहता है। एक स्मर्क के साथ आदमी कलेक्टर से पूछता है कि क्या वो डील एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है क्योंकि वो उसके आदमी थे जिन्होंने पहले हमला किया था। इस वजह से वो दृढ़ता से कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं। हमला करने वाला आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि कलेक्टर हमेशा मानने से इनकार करता है। शुद्ध नफरत भरी नजर के साथ वो आगे झपटता है, चिल्लाता है कि ये सच में उसे गुस्सा दिलाता है। वो शिकायत करता है कि लड़के ने कभी उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, लेकिन हमेशा दूसरों की बात मानी। इस पर हमला करने वाला चिल्लाता है कि ये उसे सबक सिखाने का सही मौका है। वो दिखाना चाहता है कि क्या होता है जब कोई बस उसके ऑर्डर्स मानने से इनकार कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पल के लिए टेंस होता है, लेकिन लड़ाई के लिए अपनी मजबूत स्टैंस बनाए रखता है। उसके घायल साथी की छवि दिमाग में आती है और वो जानता है कि वक्त खत्म हो रहा है। चोई किल मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो सच में एक साधारण रुकी के बारे में चिंता कर रहा है। वो लड़के को उस पर फोकस करने के लिए कहता है और अपने हथौड़े से एक ताकतवर वार के साथ आगे बढ़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट असर के लिए तैयार होता है और ध्यान से अपनी अगली चाल प्लान करता है। पलक झपकते ही वो हिट होने से पहले हमलावर का हथियार पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ कलेक्टर दुश्मन के अपने हथौड़े का इस्तेमाल करके हमले का ताकतवर जवाब देता है। भूतरे हथियारों का सामना करने के बारे में एक पुराना सबक उस मोमेंट उसके दिमाग में आता है। एक मुस्कान के साथ चोई किल लड़के की तारीफ करता है और कहता है कि उसने अपना सबक अच्छे से सीख लिया। लेकिन लोन शार्क सवाल करता है कि क्या वही चाल उसके अपने मास्टर के खिलाफ काम करेगी। बड़ा आदमी उसकी नजर से चिढ़ जाता है और उसे एक नाकाबिले बर्दाश्त बदतमीज कहता है। किम सांग डैन जवाब देता है कि ये राहत की बात है क्योंकि उनके बीच की फीलिंग पूरी तरह से म्यूचुअल है। इसके तुरंत बाद वो हथौड़े के साथ आगे बढ़ता है और लोन शार्क को सीधा मारने के लिए तैयार होता है। चोई दंग रह जाता है और सोचता है कि क्या लड़के ने जानबूझकर डॉज नहीं किया। उसे एहसास होता है कि कलेक्टर ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसकी अपनी टीचिंग्स का इस्तेमाल किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके ऑर्डर्स अस्वीकार्य थे, इसीलिए उसने कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहने के बाद वो मुक्के के साथ बदला लेता है और कहता है कि इसीलिए उसने हमेशा उसके कमांड्स को इनकार किया। पहला ऑर्डर एक औरत के बेटे को ले जाना था जिसने अपना कर्ज नहीं चुकाया था। मुक्के की ताकत से हमलावर खून थूकता है और जमीन पर पूरी तरह चक्कर में रह जाता है। दूसरा ऑर्डर दुकानों को जलाना था ताकि मालिक अपने पेमेंट्स में देरी करने पर मजबूर हो जाए। इसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट आदमी के चेहरे पर अपनी पूरी ताकत से एक और मुक्का मारता है। वो फिर प्रभावशाली स्पीड के साथ मुक्कों का सिलसिला जारी रखता है। याद खुलासा करती है कि लोन शार्क अपने मासूम शिकारों की निराशा का मजा लेता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये कहकर खत्म करता है कि उस सब ने उसे गहराई तक घिनौनी महसूस कराई। जमीन पर बड़ा आदमी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ और लड़ाई कैसे पलट गई। फिर वो याद करता है जब उसने नौजवान को ट्रेन किया था और उसे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए टॉर्चर किया था। अब कलेक्टर उसके ऊपर खड़ा होता है और श्रेष्ठता की नजर से घूरता है। हारा हुआ हमलावर उसे कोसता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो किसी तरह का नेकियाबाद और अलग लोन शार्क है। एक स्मर्क के साथ चोई किल कहता है कि वो एक ही चीज है, एक ही तरह का कचरा। हमारा प्रोटैगनिस्ट आदमी से सहमत होता है, लेकिन कहता है कि उन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। वो दृढ़ता से कहता है कि कम से कम उसे ये काम करने में कोई मजा नहीं आता। ये कहने के बाद कलेक्टर लोन शार्क को अलविदा कहता है और ऑफिस से बाहर चलना शुरू करता है। हमलावर उसे रुकी को उठाते हुए देखकर गुस्सा होता है और पूछता है कि क्या वो बस उसे वहां छोड़ने वाला है। वो चेतावनी देता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अगर कलेक्टर इसे खत्म करना चाहता है तो उसे खत्म करना होगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे काट देता है और कहता है कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि कर्ज होने का क्या मतलब होता है। उस पल से गिरे हुए हमलावर के लिए पूरी सिचुएशन पूरी तरह बदल जाएगी और इस तरह टीचर उसे सूचित करता है कि अब से आदमी पर उसकी अपनी जिंदगी का कर्ज है। इसके साथ वो चेतावनी देता है कि पेमेंट की डेट वो दिन होगी जब वो यहाँ जो हुआ उसे लीक करेगा। वो उसे ये भी सलाह देता है कि वो आज की तरह इमोशनली मुसीबत में ना पड़े। ये कहने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑफिस छोड़ देता है और अपने घायल साथी के साथ सीढ़ियां उतरता है। अकेला चोई किल समझ जाता है कि लड़का उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर लोन शार्क बन गया है। फिर भी बड़ा आदमी हंसने लगता है और जो हुआ उसका मजाक उड़ाता है। अचानक कलेक्टर दिखाई देता है और हमलावर कहता है कि वो चेतावनी देने वाले के लिए काफी इमोशनल था। सीन रात में सियोल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सामने कट होता है। अंदर हम कलेक्टर के साथी को सिर पर पट्टी बांधे बेड पर लेटे देखते हैं। धीरे से लड़का थोड़ा कंफ्यूज होकर जागता है और सोचता है कि वो कहाँ है। बॉस को देखकर वो डर जाता है, लेकिन टीचर उसे तसल्ली देता है और आराम करने के लिए कहता है। रूकी हमलावर के बारे में पूछता है और किम सांग डैन समझाता है कि वो उसका पुराना टीम लीडर था। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुलासा करता है कि हमला उसके लिए था और साथ ही बस गलत जगह पर था। बॉस फिर ये पूछता है कि वो अभी तक वहां क्यों था और लड़का कहता है कि वो रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। इस पर रूकी को कुछ याद आता है और कहता है कि उसे डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत अजीब स्टूडेंट मिला। वो गारंटी देता है कि ये बंदा आम स्टूडेंट नहीं है और टीचर बहुत दिलचस्प हो जाता है। वापस स्कूल में हम अपने प्रोटैगनिस्ट को हमेशा की तरह स्टूडेंट्स की रोल कॉल लेते हुए देखते हैं। वो नाम पुकारना जारी रखता है जैसे ही वो क्लासरूम 3-2 के दरवाजे के पास पहुंचता है। क्लास के सामने कलेक्टर आखिरकार संदिग्ध स्टूडेंट ईम ये जिनका नाम पुकारता है। एक स्मर्क के साथ भूरे बालों वाला नौजवान अपना हाथ उठाता है और रोल कॉल का जवाब देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अटेंडेंस लिस्ट को देखता है और गंभीर चेहरे के साथ लड़के का नाम दोहराता है। ये जिन कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या टीचर ने उसका नाम पहले ही एक बार नहीं पुकारा था। सीन हॉस्पिटल में फ्लैशबैक करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने साथी से हुई बातचीत को याद करता है।
लड़का खुलासा करता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने एक स्टूडेंट की जांच करने से मना कर दिया। वो समझाता है कि ये तभी होता है जब इन्वेस्टिगेशन का टारगेट बहुत खतरनाक होता है। इस पर साथ ही खुलासा करता है कि स्टूडेंट का नाम ईम ये जिन है और टीचर उसे घूरता है। इस कॉन्फर्मेशन के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है।